नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। मध्य प्रदेश बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, या यूं कहें कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के बाद अगला चेहरा कौन होगा, इस पर सस्पेंस खत्म होने वाला है। मध्य प्रदेश बीजेपी को जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। इसको लेकर पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। और कौन बनेगा करोड़पति, यानी कि यह बड़ा सवाल है, क्योंकि जो भी प्रदेश अध्यक्ष है वो बन ही जाता है। हालांकि एक जुमले के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए बीजेपी ने बाकायदा अधिसूचना जारी कर दी है। यानी कि अब तय हो गया है कि बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए 1 जुलाई को शाम 4:30 बजे से नामांकन होगा। उसके बाद शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक किसी को नाम वापस लेना है तो नाम वापसी का कार्यक्रम होगा। वहीं 2 जुलाई को सुबह 11 बजे से और दोपहर 2 बजे तक प्रदेश अध्यक्ष के लिए मतदान होगा। अगर सर्वसम्मति से प्रदेश अध्यक्ष चुनना है तो फिर मतदान नहीं होगा। यहां पर यह देखना होगा कि क्या एक के अलावा किसी और ने भी फॉर्म भरा है, यह गौर करने वाली बात होगी। अब 2 जुलाई को 2 बजे मतगणना और परिणाम घोषित हो जाएगा। यानी कि दोपहर 2 बजे तक मध्य प्रदेश को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। आपको बता दें कि यह सारी चुनाव प्रक्रिया भोपाल में ही संपन्न होगी। और मैं आपको एक और अपडेट दे देता हूं कि जितने भी इस चुनाव प्रक्रिया में मतदान करने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के कॉल सेंटर से उन सभी को फोन चला चुका है। बहुत सारे लोग भोपाल पहुंच चुके हैं। बहुत सारे लोग भोपाल के बाहर हैं, राजधानी के बाहर हैं, प्रदेश के बाहर हैं। उन्हें भी इस बात के लिए सूचित कर दिया गया। और उनमें से कुछ लोग वो हैं जो प्रदेश अध्यक्ष के नामों में से एक हैं। उन्हें भी बोल दिया गया है कि आप भोपाल पहुंचिए, कल भी आपको रहना है और परसों भी आपको रहना है। तो कुछ लोग पहुंच चुके हैं और कल सुबह तक सभी लोग भोपाल में पहुंच जाएंगे। उनमें प्रदेश जो कार्य समिति के सदस्य हैं, उससे लेकर प्रदेश पदाधिकारी और सभी जिम्मेदार लोग जो मतदान की प्रक्रिया में भाग लेंगे। हालांकि मध्य प्रदेश में यह पहली बार है कि नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए इतना समय है। और इतना समय क्यों है वो आपके सामने टीवी स्क्रीन बनी हुई है। उस टीवी स्क्रीन के जरिए आप समझ जाइए कि क्यों है। तमाम तरह के चेहरे चल रहे हैं। 3 से 4 साल का कार्यकाल पूर्ववर्ती प्रदेश अध्यक्षों का रहा है, लेकिन बीडी शर्मा जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद भी हैं खजुराहो के, वो करीब 5.5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। और यूं कहें कि सबसे बड़ा कार्यकाल उनका माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के 45 बरस में करीब 13 प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। उनमें बीडी शर्मा इन प्रदेश अध्यक्षों के कार्यकाल को देखें तो सबसे ज्यादा समय के कार्यकाल रहे हैं। सबसे कम समय किसका रहा है? सत्यनारायण जटिया का समय सबसे कम रहा है। वो करीब 1 साल का कार्यकाल रहा है, जो कि सबसे कम माना जा रहा है। जबकि बीडी शर्मा ने इस तरह एक लंबी पारी का रिकॉर्ड बनाया है मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए 5.5 साल। फरवरी 2000 में मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा बने। और 2000 के साथ साथ जो बीडी शर्मा को पहला जो एक्सटेंशन मिला था वो 2023 में मिला था। और 2020 के बाद 2023 का एक्सटेंशन चुनाव की वजह से मिला था। फिर 2024 में भी चुनाव की वजह से उनकी पारी बढ़ती गई। नए अध्यक्ष के चुनाव में देरी होती गई और देरी की वजह से उनका 3 साल का जो कार्यकाल है वो 5.5 साल तक खिंच गया। बात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के दावेदारों की करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में कौन कौन लोग हैं, चेहरे आपके सामने बने हुए हैं। अध्यक्ष पद की रेस में बैतूल के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गा दास उइके का नाम निकाला जा रहा है।
दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। मजबूत इसलिए मानी जा रही कि कहा जा रहा है कि साहब एक तो दुर्गादास उइके गोंड समाज के हैं, गोंड समाज से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा उन्हें आदिवासी वर्ग का मजबूत चेहरा माना जाता है। मध्य प्रदेश में करीब 22% आदिवासी आबादी, जिनमें से 13% गोंड समाज के हैं, जिसे देखते हुए पार्टी उनके नाम पर विचार कर रही है। दूसरी चीज, वो सांसद हैं। यह भी चर्चा की जा रही है कि कोई सांसद ही प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है, क्योंकि एक दिल्ली में जो तमाम बड़े नेता हैं उनसे कनेक्टिविटी है, दिल्ली के तौर तरीके, दिल्ली के कार्यप्रणाली के तरीके वो समझ चुके हैं। लेकिन निगेटिविटी के तौर पर देखें तो दुर्गादास उइके बतौर केंद्रीय राज्य मंत्री कोई बहुत अच्छी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाए। दुर्गादास उइके मध्य प्रदेश में मंत्री बनने के, मध्य प्रदेश का केंद्र में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में उनकी कोई बहुत खास पहचान नहीं, या यूं कहें कि उन्होंने तमाम प्रदेश के आदिवासी इलाकों में, सुदूर आदिवासी इलाकों में जाकर आदिवासियों के अंदर कोई अच्छी घुसपैठ दी हो, आदिवासी समाज के लोगों को उतना अपनापन दिया हो और उस समाज में इतनी जागृति आ गई हो कि हां वाकई हमारे समाज से निकलकर एक बड़ा नेता दिल्ली गया है। वो छाप दुर्गादास उइके नहीं छोड़ पाए। संघ से जुड़े हुए हैं, संघ के नजदीक हैं, स्वाभाविक तौर पर जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनेगा वो संघ से जुड़ा होगा। एक और नाम, हेमंत खंडेलवाल, बैतूल से विधायक हैं। चुन्नी खंडेलवाल यानी कि विजय खंडेलवाल के बेटे हैं। विजय खंडेलवाल यानी कि चुन्नी भैया जिन्हें कहते हैं, वो लंबे समय तक मध्य प्रदेश के कोषाध्यक्ष रहे, करीब 6 बार ये माना जाता है कि करीब सांसद रहे हैं, अगर मेरी गिनती गलत नहीं है। लंबे समय तक वो 4 बार 5 बार या सांसद रहे, बैतूल से ही सांसद रहे। लाल कृष्ण आडवाणी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, नरेंद्र भाई मोदी हो, तमाम बड़े नेता उनको बाकायदा जानते हैं। ईमानदार छवि के, संकट के दौर में बतौर फाइनेंस, अर्थ के तौर पर, आर्थिक स्थिति में उन्होंने पार्टी की मदद की। और सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश की राजनीति जिसके इर्द गिर्द घूमती है, वो नाम है सुरेश सोनी। सुरेश सोनी के बेहद नजदीक रहे विजय खंडेलवाल। सुरेश सोनी और सौदान सिंह जो कि केंद्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, संघ से आते हैं, बड़े नेता माने जाते हैं, दोनों के बहुत करीबी थे। विजय खंडेलवाल राजनीति छोड़ चुके थे, दूर चले गए थे, अपने व्यापार और व्यवसाय पर ध्यान देते थे, लेकिन फिर सुरेश सोनी ने ही उन्हें टिकट दिया और उन्हें कहा कि विजय खंडेलवाल जी के जाने के बाद तुमको राजनीति में वापस आना चाहिए। हेमंत खंडेलवाल राजनीति में वापस आए, एक बार आए, विधायक बने और ये उनका दूसरा टर्म है, वो विधायक हैं। मुख्यमंत्री इनके नाम पर सहमत है। और सबसे बड़ी बात है कि सौदान सिंह और सुरेश सोनी जो कि संघ के बड़े नेता हैं, दोनों इनके नाम पर अड़े हुए हैं। विधायकों में अगर देखा जाए तो यही नाम सबसे मजबूत माना जाता है, लेकिन केंद्र क्या इस नाम पर सहमत है, यह समझने की जरूरत है। हेमंत खंडेलवाल सीधे हैं, तेज तर्रार नहीं है। वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसमें संगठन को संभालने वाला, समन्वय स्थापित करने वाला और जो तमाम नाराज लोग हैं उनके बीच, उनके इर्द गिर्द सामंजस्य बिठाने वाला व्यक्ति चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हेमंत खंडेलवाल के बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हेमंत खंडेलवाल वर्तमान में विधायक होने के साथ साथ कुशाभाऊ ठाकरे के ट्रस्टी भी हैं, तो लिहाजा आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद अब एक और नाम आता है वैश्य समाज के बाद, और वो नाम आता है दलित चेहरा। दलित चेहरा कौन है? लाल सिंह आर्य। ये चंबल से आते हैं। चंबल में लंबे समय से मांग उठ रही है कि किसी दलित चेहरे को आगे बढ़ाया जाए जो प्रदेश पर अपनी अनुपस्थिति दर्ज कर सके, और ऐसे में ही दलित चेहरे के तौर पर लाल सिंह आर्य जो कि शिवराज सिंह की सरकार में मंत्री रहे हैं, वो अनुसूचित जाति के कोटे से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद के मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। लाल सिंह आर्य लगातार 2 बार चुनाव हारे, लेकिन संगठन में उनकी भूमिका सक्रिय रही है। सबसे बड़ी बात है कि लाल सिंह आर्य चुनाव हारने के बाद भी केंद्र ने, आरएसएस ने, संगठन ने उन्हें दिल्ली में एक महत्वपूर्ण पद दिया
और वो पद क्या था? उन्हें राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया अनुसूचित मोर्चे का, और अभी वो देश भर में घूम घूम कर अनुसूचित मोर्चे को मजबूत कर रहे हैं, दलित समुदाय के लिए काम कर रहे हैं। जहां जहां चुनाव हुए हैं, चाहे वो दिल्ली में चुनाव हुआ हो, दिल्ली में कई विधानसभा की सीटें थी, करीब 40 ऐसी विधानसभा की सीटें थी जो कि दलित वोटर वहां पर था। वहां पर लाल सिंह आर्य ने अपने संगठन के जरिए, अपने मोर्चे के जरिए कई लोगों की ड्यूटी लगाई और वहां बहुत बेहतरीन काम किया। संगठन के प्रिय माने जाते हैं, संघ के प्रिय माने जाते हैं, और यकीन मानिए कि अगर ये चुनाव नहीं हारते तो आज हम प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा नहीं कर रहे होते, क्योंकि ये बड़ा पद पा चुके होते, वाकई बड़ा पद पा चुके होते। बीच में इनके राज्यसभा में जाने की बात भी हुई, बीच में इनको और महत्वपूर्ण पद की बात हुई, लेकिन कहते हैं कि राजनीति में कब कौन सा सांप सीढ़ी का खेल आपने देखा होगा, और सांप सीढ़ी के खेल में कब कौन कहां किसे डस ले कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन 2013 के विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने इन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया था, सामान्य प्रशासन इनका विभाग इनके पास था। 2018 के में नर्मदा घाटी, महत्वपूर्ण प्रशासन, नगरीय प्रशासन, विमानन, आनंद, जनजाति कार्य, अनुसूचित जाति कार्य, कल्याण विभाग, तमाम सारे राज्य मंत्री के पार इनके थे। एक और नाम निकल कर आता है, देखिए मैं हर वर्ग को ले रहा हूं। मैंने सबसे पहले दुर्गादास उइको को लिया जो कि आदिवासी समाज में आते हैं, उसके बाद मैंने दलित को लिया। ये दोनों बड़े मजबूत पक्ष माने जा रहे हैं, दलित और आदिवासी। माना जा रहा है कि पार्टी को सख्त जरूरत है इन दोनों में से एक वर्ग को साधने की, और पार्टी उस पर गंभीरता से विचार कर चुकी है। सुमेर सिंह सोलंकी जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, युवा हैं, आदिवासी चेहरे हैं। सुमेर सिंह सोलंकी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के मजबूत दावेदार माने जाते हैं। अभी से नहीं, करीब करीब 5 साल से इनका नाम चल रहा है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री जब तय होना था, उस वक्त भी सुमेर सिंह सोलंकी का नाम मुख्यमंत्री पद के तौर पर चला। जोर शोर से नाम तो हर पद पर चल रहा है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री बनने को लेकर हो, प्रदेश अध्यक्ष बनने को लेकर हो, मुख्यमंत्री बनने को लेकर है। लेकिन कहते हैं कि भाग्य का लिखा कोई टाल नहीं सकता, लेकिन भाग्य अभी उपस्थिति नहीं दे पा रहा है। उनका जुड़ाव संघ से रहा है, मजबूती के तौर पर रहा है। खरगोन की सीट पर बीजेपी बड़वानी से आते हैं, राज्यसभा में लिया है, पढ़ने पढ़ाने का काम करते रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, विद्यालय में पढ़ाते रहे हैं, संघ के लिए काम करते रहे हैं। लेकिन क्या इस प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अपनी उपस्थिति दे पाएंगे? इसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। 2 तारीख को दोपहर 2 बजे का इंतजार करना पड़ेगा। अब बड़वानी की चूंकि बात हो रही है, तो बड़वानी से एक और आदिवासी चेहरा है, और वो है खरगोन की लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद, बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र पटेल। गजेंद्र पटेल के पिता इंदौर शहर के महू में संघ के विस्तारक रह चुके हैं। ये भी संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, इसलिए गजेंद्र पटेल का भी आरएसएस से गहरा नाता है। गजेंद्र पटेल आदिवासी समाज से आते हैं, और गजेंद्र पटेल ने अपने सांसद चुने जाने के बाद आदिवासी वर्ग में, आदिवासी समाज में बहुत काम किया, उपस्थिति दर्ज की है। लेकिन जब केंद्र में मंत्री बनने की बात आई, तो बड़वानी से ना गजेंद्र पटेल बन पाए, ना सुमेर सिंह सोलंकी बन पाए, और धार से सावित्री ठाकुर बन गई, और उधर अगर अब बैतूल से देखा जाए तो दुर्गादास उइके बन गए। दोनों का नाम नहीं आया, जबकि दोनों ऊर्जावान हैं। अगर इन दोनों में से कोई बनता तो शायद इस समाज के लिए एक बेहतर उपस्थिति दर्ज की जाती। अगर दोनों केंद्रीय मंत्री को देखा जाए जो कि आदिवासी वर्ग से आते, तो दोनों कोई बहुत अच्छी उपस्थिति नहीं दे पाए हैं। इसलिए पार्टी अब जो ट्राइबल लीडर हैं, कुछ और ट्राइबल लीडरों पर विचार कर रही है, जिनमें कुछ और चेहरे भी हो सकते हैं। उसमें हिमाद्री जो सिंह हैं, उनके नाम पर भी चर्चा चल रही है। अब अगर दलित नहीं, अगर आदिवासी नहीं, तो क्या सवर्ण समाज से कोई हो सकता है? ब्राह्मण वर्ग से कोई हो सकता है? बीडी शर्मा जो कि ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, क्या उनकी जगह पार्टी किसी ब्राह्मण को बना सकती है? तो उसमें नाम निकल कर आता है रीति पाठक का। रीति पाठक महिला दावेदारों में से सबसे प्रमुख नाम मानी जा रही है। रीति पाठक मौजूदा समय में सीधी से विधायक हैं,
और वो 2 बार बीजेपी से सीधी से सांसद भी रह चुकी हैं। ब्राह्मण चेहरा है। और रीति पाठक के साथ एक अन्याय हो गया। अन्याय कैसे हुआ? पार्टी ने जितने भी सांसद थे, 2023 में जितने भी सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया, उन सभी को बड़ा पद दिया। उदाहरण के तौर पर प्रहलाद पटेल को चुनाव लड़ाया, मंत्री बना दिया। राकेश सिंह को चुनाव लड़ाया, मंत्री बना दिया। उदय प्रताप सिंह को चुनाव लड़ाया, मंत्री बना दिया। केंद्र में नरेंद्र सिंह तोमर थे, वो विधानसभा का चुनाव लड़े, वो विधानसभा के अध्यक्ष बन गए। रीति पाठक सांसद थी, उन्हें भी विधानसभा चुनाव लड़ाया गया, लेकिन रीति पाठक मंत्री नहीं बन पाई। शपथ ग्रहण हो रही थी तो जनाब 5 माइक लगे थे और 5 माइक में एक नाम खाली हो गया। एक माइक अकेला खड़ा रहा, उस माइक के सामने शपथ लेने वाला कोई दिखाई नहीं दिया, जबकि सारे सांसद मंत्री की शपथ ले रहे थे, लेकिन रीति पाठक का नाम नहीं था। पता किया तो पता चला कि अंतिम समय पर यह नाम काट दिया गया। तो क्या यह इसलिए काटा गया कि प्रदेश में संगठन में किसी महिला को स्थापित किया जाना है? अभी कहा नहीं जा सकता, यह जल्दबाजी है। तो क्या रीति पाठक इस नाम के तौर पे, क्योंकि प्रदेश में जब मुख्यमंत्री की बात चल रही थी तब भी रीति पाठक का नाम निकल कर आया। अब यह भाग्य का खेला है, इंतजार करते हैं। विंद अगर चलें तो एक और नाम है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, और वो नाम है डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला का। डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री, अनुभवी है। डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। राजेंद्र शुक्ला प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और विंद में ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं। राजेंद्र शुक्ला शिवराज सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। 1998 में विधानसभा चुनाव में वो चुनाव लड़कर राजनीति में उन्होंने कदम रखा। हालांकि इसके पहले वो छात्र राजनीति में सक्रिय रहे और जैसा कि मैंने कहा कि शिवराज सरकार में वो पीएचई मंत्री और जनसंपर्क मंत्री भी रहे। तो क्या विंद से ये प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं? ब्राह्मण अगर कोई बना तो ये 3 नाम हैं, रीति पाठक, राजेंद्र शुक्ला और आलोक शर्मा, जो कि भोपाल से सांसद है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए एक और ब्राह्मण चेहरा है और वो है भोपाल से बीजेपी के सांसद आलोक शर्मा। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत भारतीय जनता युवा मोर्चे से की, उसके बाद पार्षद चुने गए। आलोक शर्मा 2015 से 2020 तक भोपाल नगर निगम में महापौर रहे। साल 2023 में उन्होंने उत्तर भोपाल निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार आतिफ अकील से चुनाव हार गए। साल 2024 में वो भोपाल के सांसद चुने गए। अब जब सांसद चुने गए तो किसी ने उनसे पूछ लिया कि आलोक भैया क्या आप भी प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं? उन्होंने कहा कि ये बीजेपी है, भाग्य का खेला है, हर कोई तैयार बैठा है, मैं भी तैयार हूं, लेकिन भाग्य चाहेगा तो बन जाऊंगा। तो एक नाम ये भी है। वैश्य समाज में एक नाम निकलकर और आ रहा है हेमंत खंडेलवाल के साथ साथ। आपको बता दूं कि भोपाल में उमा शंकर गुप्ता के जो बात चल रही थी उनका नाम भी है, लेकिन शायद उतनी गंभीरता से उनका नाम नहीं हो। ये तमाम तरह के संकेत और चीज़ें तो चल रही हैं और ऐसी स्थिति में चूंकि उनका स्वास्थ्य भी खराब था तो अब आगे के क्या पार्टी उतना विचार करेगी, लेकिन जो दावेदार हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। और इन दावेदारों के नाम के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में एक समय होता था जब लॉबिंग होती थी। भारतीय जनता पार्टी में एक समय होता था कि प्रदेश से किसी भी राज्य के किसी भी राजधानी से किसी भी प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के लिए दौड़ लगती थी, लॉबिंग होती थी। प्रदेश के तमाम बड़े नेता, संघ के नेता लॉबिंग करते थे। वो लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी या अटल बिहारी वाजपेयी या दूसरे बड़े नेताओं के पास जाते थे और लॉबिंग करते थे कि उनका नाम हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अब यह प्रथा बंद हो चुकी है। लॉबिंग करने से कुछ नहीं होगा। ये जो मतदान की बात की जा रही है, मतदान की बात भी अब राजनीतिक पार्टियों में सिर्फ दिखावा है। लोकतांत्रिक तरीके से अब उतने चुनाव नहीं होते हैं। कांग्रेस में भी दिल्ली से नाम तय हो जाता है, 10 जनपद से नाम तय हो जाता है, उसकी घोषणा हो जाती है, पर्यवेक्षक घोषणा कर देते हैं और पार्टी मान लेती है।
भारतीय जनता पार्टी में भी यही स्थिति होती है। भारतीय जनता पार्टी की अच्छी स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी अनुशासित तौर पर बिहेव करती है। उसके नेता, कार्यकर्ता, दावेदार सब हैं, सब बनना चाहते हैं। ऐसे बहुत से नाम मैंने आपको जो बताया इसमें नहीं है, वो भी दावेदार हैं, वो भी बनना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो भी नाम बोल दिया जाएगा, इसके अलावा न तो किसी सांसद का बयान सुनेंगे, न आप किसी विधायक का बयान सुनेंगे, न किसी कार्यकर्ता का बयान सुनेंगे। और हर कोई, सभी पार्टी का हर कार्यकर्ता से लेके बड़ा नेता, मुख्यमंत्री, सब उस नाम को मान लेगा जो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर घोषणा हो जाए। कोई मतदान नहीं होगा। दिल्ली से नाम आएगा, पर्यवेक्षक धर्मेंद्र प्रधान आ रहे हैं, पर्यवेक्षक धर्मेंद्र प्रधान ये तय हो चुका आ रहे हैं। और यकीन मानिए कि उन्हें भी अभी तक नाम नहीं पता है कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा। हाँ, जब हॉल में जाएंगे, मतदान की प्रक्रिया चल चुकी होगी, वो कंप्लीट हो चुकी होगी, उस वक्त दिल्ली से फोन आएगा और फोन आकर बताया जाएगा कि साहब ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। और उसके बाद पार्टी में, उस हॉल में बता दिया जाएगा कि साहब ये सर्वसम्मति से प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नाम आया है। किसी ने इस नाम का विरोध नहीं किया। जितने भी नामांकन थे तो इस नाम पर सबने वापस ले लिए। इस तरह की खाना पूर्ति जो कि राजनीतिक पार्टियों में होती है, वो राजनीतिक पार्टियों में खाना पूर्ति होगी, लेकिन नाम दिल्ली का होगा। और यकीन मानिए कि अभी तक दिल्ली के सबसे बड़े नेता और देश के सबसे बड़े नेता के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को पता ही नहीं कि कौन होगा। हाँ, ये बात अलग है कि संघ से नाम ले लिया होगा, ये बात अलग है। बहुत सारे लोगों ने अपने नाम दे दिए होंगे, नाम पहुंचा दिए होंगे, लेकिन तय नाम किसका होगा ये तो 2 तारीख को 1:30 बजे ही तय होगा। और 1:30 बजे दिल्ली से एक संकेत आएगा और उस संकेत के जरिए ये पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है। और उसके बाद उस हॉल में उस नाम की घोषणा हो जाएगी। एक बात मैं बता दूं, ये जो तमाम चेहरे देख रहे हैं आप, लाल सिंह आर्य, डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला, सुमेर सिंह सोलंकी, दुर्गादास उइके, या फिर रीति पाठक, गजेंद्र पटेल, आलोक शर्मा, या फिर हेमंत खंडेलवाल, इनसे अलग नाम भी हो सकता है, इनसे चौंकाने वाला भी नाम हो सकता है, कोई दूसरा सांसद भी हो सकता है, वो आदिवासी वर्ग से भी हो सकता है। इसलिए जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि इनका नाम है, उनका नाम है, बहुत ईमानदारी के साथ मैं ये बताने वाला हूं कि किसी को नहीं पता है। मध्य प्रदेश में किसी को नहीं पता है, चाहे वो छोटे पद पर बैठा व्यक्ति हो या बड़े पद पर बैठा व्यक्ति हो, किसी को नहीं पता है कि मध्य प्रदेश का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। ये 1:30 बजे ही दिल्ली से संकेत आएगा और उस संकेत में पर्यवेक्षक को नाम बता दिया जाएगा। और पर्यवेक्षक जो मध्य प्रदेश के बड़े 4, 5, 6 नेता हैं, उनसे एक कमरे में बता देंगे कि साहब ये नाम आया है और इस नाम की घोषणा हो जाएगी। और सर्वसम्मति से, कोई विरोध नहीं होगा, सर्वसम्मति से जो बनने वाले हैं, जो उम्मीद पाले बैठे हैं, जो वर्तमान में बने हुए हैं, वो सबके सब पुष्प गुच्छ देकर, माला पहनाकर उनका स्वागत कर देंगे। तालियां हो जाएंगी और स्वागत भाषण भी हो जाएगा। कहानी खत्म और प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश को मिल जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो मैं ये कह रहा हूं सबको पता है, इसलिए कोई गलतफहमी ना पाले। किसी को गलतफहमी है, बहुत सारे लोग जो तिलक लगा के कलप लगा कुर्ता पहनकर गोरे चेहरे के साथ घूम रहे थे कि अब तो नाम तय हो गया है, अब तो बन जाएंगे, चुनाव हार गए तो क्या हुआ, सबके ताजिए ठंडे हो चुके हैं। बचे खुचे ताजिए भी ठंडे हो जाएंगे, खेल खत्म हो जाएगा। नया मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष मिल रहा है, संगठन को एक नई ऊर्जा देगा। जो भी देगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति संगठन नहीं चलाता, पूरा संगठन चलाता है, पूरा कार्यकर्ता चलाता है। सब लोग एकजुट होकर उनके साथ लग जाते हैं। हमारे सामने उदाहरण बीडी शर्मा है, बहुत युवा थे, हालांकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े थे। लोगों को लगा कि बहुत युवा हैं, इतने बड़े बड़े नेताओं को साथ में लेकर कैसे चल पाएंगे। जनाब चले, बहुत अच्छा कार्यकाल हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा जीते, 2018 का जीता, 2018 में कांग्रेस चुनाव जीती। कांग्रेस चुनाव जीतने के बाद सरकार गिरी। आप देखिए 2023 में बहुत अच्छी उपस्थिति के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार जिताई, शानदार सफलता लोकसभा मिली। तो भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है, यहाँ पर कोई गुटबाजी नहीं है, कोई मनभेद नहीं है।
दुख है, परेशानी है, गुट है, निराशा है, मन में है, लेकिन सामने कभी नहीं निकल कर आती है। हेमंत खंडेलवाल को लेकर 2-3 महीने से लगातार इसलिए चर्चा थी क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति के केंद्र बिंदु सुरेश सोनी उनके पक्ष में है, सौदान सिंह उनके पक्ष में है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनके पक्ष में है। इसलिए इनका मजबूत पलड़ा लग रहा है कि अगर इन तीनों की चली तो ये नाम तय हो जाएगा, और अगर दिल्ली की चली तो ये नाम तय नहीं होगा, कोई और नाम होगा। इंतजार करते हैं कि खेल क्या होता है। फिलहाल इतना ही, मुद्दे की बात है।